हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ABC किसी कार्यक्रम से 11, 20 और 55 दिनों में पूरा करता है। यदि B से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से B और C A की सहायता की जाती है तो एक कार्य कितने समय में पूरा होगा। यानी कि हमसे कहा गया है कि अगर A 11 दिन में, B 20 दिन और C 55 दिन में कार्य करता है तथा B और C बारी बारी से मदद करने किसी कहते हैं कार्य में एक ही। यानी कि अगर A लगातार कार्य करे और पहले दिन मदद करने B आए और दूसरे दिन C आए तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। आइए देखते हैं। तो अगर A 11 दिन में, B हमको 20 दिन में तथा C 55 दिन में करता है तो हमारा टोटल कार्य होगा, टोटल कार्य 220। एलसीएम कितना 220, यानी टोटल कार्य 220। 11 से डिवाइड करेंगे 220 को तो आएगा 20, यानी कि A की क्षमता 20, A की क्षमता 20 और B की क्षमता हमारी 20 से डिवाइड करेंगे 11 और C की क्षमता हमारी आएगी 4। यानी कि अगर अब एक कार्य करे और पहले दिन कौन है सहायता करने B, तो A प्लस B एक दिन में कितना कार्य करेंगे। A की क्षमता 20 और B की 11, तो A प्लस B एक दिन में 31 कार्य करेंगे। और फिर अगले दिन कौन आए, A प्लस C, यानी कि 20 और 4 24। यानी अगर 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 31 और 24 55। 2 दिन का कुल 55 कार्य है और कुल कितना कार्य है 220। कुल कार्य कितना होगा 220। तो अगर 55 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बार, यानी कुल कार्य है 4। अब 55 कार्य एक दिन का नहीं था, 55 कार्य था कितना 2 दिन का, और 4 दिन लगे, इसे लगे 4 दिन, तो कुल कार्य 4 गुणा 2, यानी कुल कार्य कितने दिन में होगा 8 दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों इसमें बोला गया है कि इसमें ये नहीं कहा कि बी कार्य शुरू, इसने कहा ए कार्य शुरू करे और बी मदद करने पहले दिन आए किसकी, ए की, और अगले दिन कौन आए सी। यानी पहले दिन ए प्लस बी मिलकर कार्य करेंगे और अगले दिन ए प्लस सी। तो ए प्लस बी पहले दिन कितना कार्य करेंगे 31 और ए प्लस सी दूसरे दिन 24। तो कुल 2 दिन में कुल कितना कार्य होगा 55 और 220 कार्य कितने दिन में 4 दिन में। तो 55 कार्य कितना था 2 दिन का, तो 4 दूनी 8, तो टोटल कार्य कितने समय में होगा 8 दिन में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात 7:3। यदि उसका व्यय 5400 है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय 7 और व्यय 3, तो और तथा व्यय 5400। मासिक आय हमसे पूछिए, ये देखते हैं। आय और व्यय का अनुपात कितना है 7:3। आय और व्यय का अनुपात कितना दिया है 7:3 और व्यय कितनी दिया है 5400। यानी कि 3 किसके बराबर दिया है, 3 बराबर दिया हमें को 5400 के, 3 बराबर दिया हमको 5400 के, 3 5400 के बराबर। और मासिक आय कितनी है 7, हमको 7 का मान पूछा है। तो डिवाइड करेंगे 3 से 5400 को 18 बार, 18 सत्ते 126, यानी कि 12,600। ये एक सिंपल क्वेश्चन था कि आय मासिक आय व्यय का अनुपात दे दिया 7:3 और व्यय का मान दे दिया 5400। रेशो में व्यय कितना है 3 और मान 3 का मान दिया 5400 और 7 का मान ज्ञात करना है। तो कुल उसकी आय मासिक आय कितनी होगी 12,600। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और HCF यानी कि HCF और LCM के क्रम से 9 और 126 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:7 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। संख्याओं का अनुपात 2:7 हो तो बड़ी संख्या से पूछिए है। यदि कभी LCM दिया हो, मैसा दिया हो और संख्याओं का अनुपात 2:7 दिया हो तो मैसा में अनुपात में मैसा के मल्टीप्लाई करते हमको संख्या मिल सकती है। यानी कि अगर हम संख्याएँ क्या होगी तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणा 9 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 गुणा 9, 7 9 63 में से बड़ी पूछे 7 9 63, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर कभी भी संख्या में अनुपात देकर और मैसा का मान देकर अगर संख्या पूछे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हमका संख्या का,
हमारी संख्या निकल जाएगी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राकेश 50 संकाय सदस्यों वाले एक कोचिंग संस्थान को संचालित करता है, यानी वहाँ कितने सदस्य हैं? 50। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 37,500। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का मासिक वेतन 30,000 पाया गया है तो अन्य 15 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन हमसे पूछा है। यानी कि अगर वहाँ 50 सदस्य काम करते हैं, जिनमें से कि 35 का औसत 37,500 और सभी 50 का औसत दिया है 30,000, तो हमसे 15 का पूछा हुआ है, शेष 15 का हमसे पूछा है। तो अगर हम 35 और 15 का अनुपात ले ले, यानी कि 5 से डिवाइड करें 7 बार, तो रेशो आ जाएगा 7:3। कितना रेशो आएगा हमारा? 7:3। अब इनमें से इन 7 का मान का औसत दिया है 37,500 और सभी 10 का रेशो दिया है 30,000। सभी 10 का कितना दिया है? 30,000। सभी 10 का कितना दिया है? 30,000। अब अगर हम इसको कंपेयर करके लिखे तो 7 का कितना? 37,500 और जिसमें कि सभी 10 का दिया हुआ है, सभी 10 का दिया है केवल 30,000। सभी 10 का केवल है 30,000, यानी कि जो फालतू होगा वो कम हो जाएगा शेष 3 में से। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? इन 7 के पास एवरेज से कितना ज़्यादा है? 7500। 7 पे कितना ज़्यादा है? 7500। यानी कि अगर एक पे 7500 है तो 7 पे कितना होगा? 7 गुना 7500, और इसका एवरेज का फर्क पड़ेगा जो अन्य 3 सदस्य थे, तो इससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से 7500, 25 बार 25 के साथ में गुणा 25 सत्ते 175, यानी कि 17,500। 17,500। तो जो अन्य जो 3 संख्या है उनको 30,000 से 17,500 कम होगा, यानी 30,000 से 17,500 कम, यानी कितना? 12,500। कितना कम? कितना आंसर होगा? 12,500। तो अन्य सभी सदस्यों का औसत कितना है? 12,500। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे दिया गया है कि अंकिता ने 3 खिलौने बेचे, पहले 25% के लाभ पर 1500 में बेचा गया, यानी कि अगर वो 1500 में बेचे तो उसमें 25% उसमें लाभ होता है। दूसरा खिलौना 50% की हानि पर 2800 में, यानी कि 2800 के साथ उसे 50% की हानि हुई। तीसरा खिलौना 25% के लाभ पर यानी 3500 में बेचा गया, यानी 25% के लाभ के साथ कितने में बेचा? 3500 रुपये में। तो हमको कुल प्रतिशत लाभ या हानि पूछी गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अंक 3 खिलौने, पहले खिलौना 25% के लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची गई। 4 की वस्तु कितने में? 5 में। और 5 का मूल्य कितना? 1500। 5 किसके बराबर? 1500। तो 4 कितने बराबर? 1200 के। 4 किसके बराबर? 1200 के। 5 किसके बराबर था हमारा? 1500 के। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया हमारा? 1200 रुपये। देखते हैं अगला। हमसे बोला है कि दूसरा खिलौना 50% की हानि पर, 50% की हानि पर, यानी कि 1/2, यानी 2 की वस्तु कितने में? 1 में बेची गई। 1 2800 बराबर 2 किसके बराबर? 5600 की, यानी दूसरी को वस्तु का क्रय मूल्य 5600 रुपये। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5600 रुपये। और तीसरी वस्तु 25% के लाभ पर, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 की वस्तु कितने में बेची गई? 5 में। 5 3500 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर? 2800 रुपये के बराबर। कितने के बराबर? 2800 के। यानी टोटल क्रय मूल्य है जो इस पे वस्तु उसने खरीदी गई, 3 वस्तु 1200 प्लस 5600 प्लस 2800, कुल यानी कि अगर हम देखें तो कुल 9600। कुल कितने वस्तु? सभी वस्तुओं कुल क्रय मूल्य कितना आया हमारा? 9,600 रुपये। सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य 9,600 रुपये, क्योंकि अगर हमें कुल लाभ या हानि काटना है तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें देखना पड़ेगा। कुल वस्तु खरीदी गई कितने की? 9,600 और बेची कितने में थी? 1500 में, 2800 और 3500, यानी 15 3500, 5,000 और 7,800, यानी वस्तु खरीदी कितने हुई थी? 9600 की, और बेची गई कितनी? 7,800 की। यानी हमें क्या हुआ इस पर? हानि। कितनी हुई? कितनी हानि होगी? हमको हानि होगी 9600 में से, अगर 7,800
जाके कुल मिला के 1800 की, कुल कितने की 1800 की हानि हुई हमारे, 1800 की हानि हुई किस पे, 9600 के क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 18 और 16 छिकम 96, यानी कि 1/16 होता है हमारा, 1/16 होता है हमारा 6.25, और 3/16 होगा हमारा 18.75, 18.75। इस पर क्या हुआ, लॉस, सॉरी दोस्तों इसको 18.75 कर लीजिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 18.75 लॉस होगा, इसको आप लॉस कर लीजिए, 18.75 हानि होगी, 18.75 हानि होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु 20-25% की छूट पर बेची जाती है और नकद भुगतान पर 2800 की अतिरिक्त छूट अमान्य मान्य है। यदि रविंद्र ने 10,800 रुपये नकद देकर वस्तु खरीदी तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी कि अगर वस्तु 25% की छूट देता है दुकानदार, लेकिन अगर वो नकद भुगतान करे तो 28% की अलग छूट मिलती है। रविंद्र ने कुल कितना वस्तु का मूल्य थी 10,800, नकद कर मूल्य के साथ उसने खरीदी, तो वस्तु का क्या पूछा हमसे, अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना था, x रुपये था, कितना था, x रुपये। क्रय मूल्य पर पहले 25% की छूट, यानी 100 कितने की बेची गई, क्रय मूल्य के 75% में, तो 75% मल्टीप्लाई, फिर कितनी एक्स्ट्रा छूट दी, 28%, यानी इसके भी कितने में, इसके भी कितने में 72% में, इसके कितने बेचा गया 72% में, तो और कितने में, अंत में कितने की बेची 10,800 रुपये की, 10,800 रुपये की, तो 36 दूनी 72 और 36 दिया 78, 300 को फिर 75 से डिवाइड कर देंगे हम, 300 को 4 बार, कितनी बार 4 बार, और 2 से 4 2 बार, और 10,000 के उधर से गुणा 20,000, तो वो x बराबर कितना आएगा हमारा 20,000, x बराबर कितना आया 20,000, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 20,000। हमने वस्तु का मूल्य x मान लिया, 25% की छूट के बाद कितने की बेची 75% की, 75/100, और फिर 28% के छूट के बाद 72% की, यानी 72/100 मल्टीपल बराबर 10,800, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर रहेगा 20,000। दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक धावक 750 मीटर की दौड़ 54 सेकंड में पूरी करता है। धावक की चाल या की चाल का फॉर्मूला होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 750 मीटर कितने समय में 54 सेकंड में, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, तो 18 दिया 54 और 3 पंजे और 15, पूरा 15 से कितना बार 50 बार, कितनी बार 50 बार, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्षों में 7656 और 5 वर्षों में 8120 है, तो ब्याज की दर हमसे पूछी गई है। ब्याज की दर 4 वर्षों में 7,656 रुपये और 5 वर्षों में 8,120 है, तो ब्याज की दर हमसे पूछी गई है। ये देखते हैं 4 वर्षों में 7,056 और 8,120 5 वर्षों में, यानी अगर 1 वर्ष का ब्याज देखें तो हम पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 8,120 में से हम कम कर लेंगे 7,656, 7,656, यानी कुल मिला के अगर देखें तो 44 इधर ये मिला है 464, यानी कुल कितना ब्याज मिला 464 एक साल का। एक साल में ब्याज उसको कितना मिलता है 464 रुपये, तो 4 सालों में कितना ब्याज मिला होगा, 4 सालों में उसका कुल कितना ब्याज मिला होगा, 4 गुणा 464,
4 गुणा 464, यानी कुल ब्याज कितना मिला होगा? 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 1856 रुपये। यानी मूल राशि कितनी होगी? 7656 से 1856 कम करके कितना बचा? 56, 76 में 1800, यानी कि कुल 5800। यानी कि राशि कितनी थी? यानी कि जो मूलधन था वो कितना था? 5800 रुपये। मूलधन कितना था? 5800 रुपये। अब हमको दर पूछी गई है। अगर 1 साल का ब्याज 464 है तो सिंपल दर निकल जाएगी 464/5800 गुणा 100। हमें 1 साल का ब्याज 464 मिलता है तो दर निकल जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अगर ऑप्शन ए दिखा 64, यानी कि कितना नंबर? 8 बार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें दिया था कि अगर राशि 4 वर्षों में 7,656 और 5 वर्षों में 8,120 हो रही है, यानी कि कुल कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में? 464, तो 4 वर्षों में कितना मिला होगा उसको? 1856 रुपये। यानी कि मूलधन कितना था? 7656 में 1856 तो ब्याज था, यानी कि मूलधन था 5800 रुपये। अब 1 साल का ब्याज कितना? 464। हम इसकी क्या निकाल लेंगे यहाँ से? दर। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सही। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, अवधि की समाप्ति पर बेहतर दर हमसे पूछा गया है। पैंसठ सौ की राशि है। राशि कितनी है? 6500 रुपये की, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है? 6500 रुपये, और 10% वार्षिक दर है। लेकिन ये क्या अर्धवार्षिक रूप से गणना की जा रही है, यानी कि दर होगी हमारी आधी, यानी हमारी दर क्या होगी? दर होगी हमारी ओनली 5%, और समय हो जाएगा हमारा डबल, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा हमारा? हमारा टाइम हो जाएगा, हमारा टाइम होगा 2 दूनी 4 साल, यानी कि रेट कितनी? 5% और समय कितना? 4 साल। तो अगर हम इसको सिंपल हमारा हम एक परसेंटेज निकालेंगे, कुल कितना उसे ब्याज मिला, तो यानी कि 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 4। अगर हम इसको 1% बना लें तो 2 साल का करके, तो ये 10.25 यहाँ से आ जाएगा हमारा। 10.25 + 10.25 हमारा यहाँ से। अगर हम टोटल 1% निकाल लेते तो 10.25 यानी कि 20.5 20.5, और हम इसको फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारा कुल लगभग हमारा बन जाएगी 21.55 के आसपास। 21.55, यानी कि अब कुल कितना ब्याज मिलेगा? 21.55 किसका? 6500 का। और 6500 का 21.55 ब्याज मिला, और कुल 100%, तो हम निकाल लेंगे कुल कितना मिश्र धन होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जाएगा 2900 के आसपास। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को दूरी तय करते हैं, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 500 + 180, यानी कि कुल 680। कुल दूरी कितनी? 680 मीटर। चाल बराबर है दूरी बटे समय, और समय कितना है? 40 सेकंड। और हमसे पूछा है ये आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में तो पूछा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0, 4 से 17 बार, और 17 के बाद 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 में से 18 कम, यानी कि 306 को डिवाइड करेंगे 5 छंग 30, तो हमारा आएगा 61.2 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। 45 संख्या को 39 पा गए, बाद में पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया, तो दी गई संख्या का सही औसत क्या होगा? यानी 45 संख्याओं को 45 संख्याओं का 45 संख्या का औसत कितना था? 45 संख्या का औसत था 39। अब 65 को गलती से 56 पढ़ा गया, यानी कि
एक संख्या 65 थी उसको 56 पढ़ा गया, यानी कि कम किया गया, कम करके पढ़ा गया, तो उतना ही अब औसत बढ़ जाएगा, यानी कि 65 से 56, यानी कितना कम करके पढ़ा गया था, 65 माइनस 56 यानी कितना 9, यानी कितना कम करके पढ़ा 9। अब 9 का एवरेज सब पे बढ़ेगा, 9 का एवरेज कितने बढ़ेगा, सभी संख्या, कितनी संख्या है 9/45, तो 1/5, 1/5 को यानी कि 0.2, यानी क्या आया हमारा 0.2, यानी औसत अब 0.2 से बढ़ जाएगा अगर 39.2। दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 3:8 है, इनका क्षेत्रफल 1944 है, तो इसका परिमाप कितना होगा। भुजाओं का तो हमने भुजाई 3x, भुजाई हमने मान ली 3x और 8x, 3x और 8x, इनका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल, यानी 3 × 24, 3 × 24 x² बराबर दिया हमें 1944, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 दिया 24, 1944, 24 8 192 और जी 24 ही कम 24, यानी कि कुल कितना आया हमारा 81, x² बराबर अगर 81 तो x बराबर 9, x बराबर 9, यानी कि 9 तिया 27 और 9 8 72, 9 8 72, यानी बुझाई क्या होगी हमारी 27 और 72, और उसका परिमाप निकाल लेंगे हम 27 + 72 मल्टीप्लाई 2, यानी 99 × 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी 198। भुजाओं का अनुपात कितना दिया था 3:8, उनका क्षेत्रफल 1944, हमने 3x और 8x मान लिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजाओं का गुणनफल, यानी 24x² बराबर 1944, 24 से 81 बार x बराबर हमारा 9, तो 9 तो एक भुजा 27 और एक भुजा 72, दोनों को मल्टीप्लाई, परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 2 × x + y × 2, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, पूरी यात्रा की हमसे क्या पूछी गई है, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 × x × y बटे x + y की, यानी कि 2 × 30 × 40, सॉरी 70, 30 × 70 बटे 30 + 30 + 70, यानी कि 100, अगर 100 से यानी कि कितना 100, यानी कि 2 × 30 × 70 बटे का 100, तो 2 0 से 2 0 और 2 6 6 7 42, यानी कि उसकी औसत चाल कितनी आएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखते हैं क्वेश्चन, एक बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 101,036, 1813 और 3,885 को प्रत्येक से विभाजित करने पर कुछ भी शेष न रहे। अगर किसी एक से ज़्यादा दी हुई संख्या को अगर डिवाइड करे और कोई शेष न बचे, यानी कि वो उन संख्या का क्या होगी मैस है, यानी वह संख्या हमें इसका क्या निकालना है, मैस है। 1,036, 1813 और 3,885 का मुझे क्या निकालना है, हुआ मैस है, तो हम अंतर लेकर मैस है निकाल लेंगे। अगर ऑप्शन से भी देखें, अगर ऑप्शन से हम इसको करेंगे ऑप्शन से, यानी अगर 333 से डिवाइड होगी तो ये 3 से भी डिवाइड होगी, अगर 333 से डिवाइड होगी तो ये 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी 3 6 9 और 1, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं है। इसी प्रकार 111 से देखें, 111 से भी ये डिवाइड नहीं है, क्योंकि 111 में भी 3 आई है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब हमारा ऑप्शन 37 और 259 बचा। अगर 200 हम पहले बड़ा लेंगे 259 से अगर इसको डिवाइड करें तो लगभग ये 4 बार, लगभग ये कितने बार जाएगा 4 बार, 4 नाम 36, 4 पंजे 20 और 3, और ये लगभग ये 3 बार ये चला जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी, यानी कि 259। इसे अगर निकालना है तो हम इसका अंतर से हम ऐसा निकाल सकते हैं, 6 में से 3 जाके 3, सॉरी 13 में से 6 जाके 7, 13 में से 6 जाके
कितना बचेगा 7, और 10 में 3 जाके यहाँ पे भी 7, यानी कि ये कुल बचेगा हमारा 777। 777, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको 3, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 पुरुष और 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिनों में बना सकते हैं, 6 पुरुष 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में? 2 मैन भी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 34 दिन में। और 4 भी महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 34 दिन में। तो 34 से तो 34, ये वुमेन थी यहाँ पे, तो 4 से ये 2 पर, यानी क्या आएगा हमारा 1 मैन बराबर 2 वुमेन, यानी कि मैन की क्षमता कितनी चाहिए 2, और वुमेन की कितनी होगी 1। वुमेन की क्षमता कितनी होगी 1। तो हमारा टोटल कार्य हो जाएगा 2 दूनी 1 चौका 4, 4 गुणा 34। हमारा टोटल कार्य कितना हो जाएगा 4 गुणा 34। अब इस कार्य को कौन करेगा? 6 पुरुष 5 महिलाएं। एक पुरुष की क्षमता कितनी थी 2, तो 2 6 12, और 5 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 5, तो 12 5 17, यानी 17 क्षमता के साथ कार्य कितने समय में होगा? 4 दूनी 8 दिन में टोटल कार्य हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।